हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना एस.के. झा सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ऑफ कोटा क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आपका रे ऑप्टिक्स कवर हो चुका है एंड आफ्टर कंप्लीट ऑफ रे ऑप्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। मैंने वेव ऑप्टिक्स के बारे में पहले भी बताया था आपको कि लाइट के दो फिनोमिनन बताया था, रे ऑप्टिक्स, रे नेचर और वेव नेचर। तो रे नेचर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट किया जाए वेव ऑप्टिक्स। देखिए, इस टॉपिक में दो सेक्शन मिलेंगे हमें। पहला सेक्शन तो लगभग आप मान के चलो कि 70-80% के आसपास इंटरफेरेंस मिलेगा और लगभग 20-25-30% के आसपास डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन मिलने वाले हैं। तो मैक्सिमम जो चीज़ें होती है ना, वो इंटरफेरेंस होती है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इंटरफेरेंस। तो चलिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, पहला टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। आइए करते हैं डिस्कस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के बारे में जाने। बच्चों, मान लीजिए हमारे पास दो वेव्स हैं। ये पहला वेव है और मैंने एक और वेव ले लिया, ये वाला वेव। ये पहला वेव है और ये दूसरा वेव है। हमने कहा पहला वेव का जो बच्चों इक्वेशन है वो है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट वेव। पता है बच्चों, हम लोगों ने क्या सोचा? हम लोगों ने ये सोचा कि जो दूसरा वेव है इसको थोड़े से पाथ का डिफरेंस दे दूं मैं। और देखिए, ये पहला वेव यहां ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने दूसरे वेव को थोड़े से पाथ डिफरेंस से डेल्टा एक्स दे दिया। और हम कहेंगे कि दूसरा वेव का जो इक्वेशन है, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड A2 है, A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे सारे बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने पता है क्या सोचा? मैंने सोचा कि ये जो होगा ये ऐसे लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। देखिए, फिजिक्स में एक बहुत बड़ा टर्म सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म सामने आ रहा है। और हम लोग बच्चों इसको के टाइम्स डेल्टा एक्स को स्पेशल नाम दिया और उसका नाम था फेज डिफरेंस। देखिए, इसको मैं बोलता हूं पाथ डिफरेंस और इसको बोलूंगा मैं फेज डिफरेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। जैसे कि बच्चे आप जानते हो कि जो पाथ डिफरेंस होता है ना और जो फेज डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के बीच का लिंक ये है। और जैसे ही +1 में पढ़े थे आप कि वेव नंबर होता है 2π/λ, वेव नंबर होता है 2π/λ। तो इस रिलेशन को मैंने ऐसे लिख दिया कि जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। नन्हे मुन्ने आप ऐसे समझो, जब तक वेव ऑप्टिक्स का एग्जिस्टेंस होगा तब तक इस फॉर्मूला का एग्जिस्टेंस होने वाला है। मतलब ये फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है। मतलब हर क्वेश्चन में आप ऐसे मानो कि किसी न किसी रूप में ये फॉर्मूला मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसलिए इस फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं एक बात और बता देता हूं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक ही थ्योरी आएगा, उस थ्योरी पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ हो जाएगा
तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप थ्योरी को ध्यान दीजिएगा। थ्योरी पर जब बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा तो उसके दो बेनिफिट्स होंगे, बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। दूसरी बात, हमारे एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो वही बनेगा, वही बच्चे बना पाएगा जो सारे थ्योरीज को अच्छे से कमांड किया होगा इस चैप्टर का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो हमने k इंटू डेल्टा एक्स को डेल्टा फाइव मान लिया, तो क्या डेल्टा फाइव को लिख सकते हो फाइव टू माइनस फाइव वन। देखिए इसका फेज तो जीरो है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका जो फेज है वो फाइव है, तो मैं लिख दिया फाइव माइनस जीरो। तो डेल्टा फाइव का वैल्यू है फाइव माइनस जीरो मतलब फाइव। तो नन्हे मुन्ने आप जरा समझो, हमारे पास दो इक्वेशन आए। पहला इक्वेशन का नाम था a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार था कि y2 इज a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। अब ये दोनों बातों को समझना होगा। ये पहले वेव का इक्वेशन है और ये दूसरे वेव का इक्वेशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। याद रखिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। तो आज मैं करूंगा क्या, इन दोनों वेव्स को इंटरफेयर करूंगा। इन दोनों वेव्स को इंटरफेयर करने जा रहा हूं, मतलब दोनों वेव्स को सुपर पोजिशन करने जा रहा हूं। और अगर सुपर पोजिशन में करूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब देखिए y1 क्या है मेरा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या है मेरा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। बच्चों हमें इन दोनों वेव्स को मिला करके एक नया रिजल्टेंट बनाना है, एक नया एम्पलीट्यूड डिराइव करना होगा, नया फेज डिराइव करना होगा। तो जरा समझने की कोशिश करें आप लोग। मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए, मैं सोच रहा था कि अब इसको कंपोज करूं। अब जैसे मैं इसको कंपोजिशन में लाऊंगा तो थोड़े ध्यान सुनिएगा। मैं इन दोनों वेव्स को कंपोज करने जा रहा हूं, और जैसे कि आप देख पा रहे हो वहां पर कि y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 क्या है मेरा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या है मेरा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। जनाब मैं करता क्या हूं, इन दोनों को फेजर डायग्राम से क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेजर डायग्राम पढ़े थे लास्ट ईयर, +1 में पढ़े थे, तो मैं उसको पूरे तो नहीं करवा सकता हूं क्योंकि वो +1 की चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए दो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स हैं, तो मैं दो अलग अलग फेजर बनाऊंगा। फेजर का मतलब सर्कल बनाने जा रहा हूं। एक सर्कल का रेडियस a1 होगा और एक सर्कल का रेडियस a2 होगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, पहला सर्कल का रेडियस a1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस a2 है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका इनिशियल फेज 0 है, मतलब पहला वेव को मैंने ऐसे दिखाया है, ये पहले वाला वेव है, और दूसरे वाला वेव जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, मतलब दूसरे फेजर में जो रेडियस होगा वो a2 रेडियस होगा, और उसका इनिशियल फेज -5 है। तो मतलब मैं -5 का मतलब ऐसे बोलूंगा कि इससे पीछे, तो देखिए यही 5 हो गया और ये a2 है। अब थोड़े ध्यान से सुनना होगा मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने। अगर मैं यहां से हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लूं,
अरे इरेज कर दो। तो मुझे ऐसा लगेगा कि अरे ये तो दो वेक्टर आया, पहला वेक्टर है A1 और जनाब दूसरा वेक्टर है A2। पहला वेक्टर है A1 और दूसरा वेक्टर है A2 और इन दोनों के बीच में एंगल है फाई। तो बच्चों अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, ज्यादा नहीं पूछना मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने आप सिर्फ इतना बता दो कि इसका जो रिजल्टेंट है, जिसका मैं a नाम देता हूं, इस रिजल्टेंट का वैल्यू होगा a के बदले में A1, b के बदले में A2 और ये हो गया 2a1 a2 cos phi। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज एम्पलीट्यूड्स। मतलब ये दो वेव्स मिलकर के जो नया वेव बनाया होगा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला सामने आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? पक्का आ रहा है? तो अब यहां पर एक छोटी सी बातें और समझना होगा नन्हे मुन्ने। मुझे उम्मीद है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टॉपिक आपको ऑड लगेगा, कहोगे जैसे सर रे ऑप्टिक्स इंटरेस्टिंग था वैसा वेव ऑप्टिक्स नहीं है क्या? बिल्कुल है, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस स्टार्टिंग में थोड़े से थ्योरी आएंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और जिसके बिना हम इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, आप इसके थ्योरी पार्ट्स को जितने कमांडिंग स्टेज पे लाना है ला दो। जैसे कमांडिंग स्टेज पे आपका थ्योरी आएगा तो उम्मीद करता हूं आपका वेव ऑप्टिक्स बहुत ही शानदार होने वाला है। और वेव ऑप्टिक्स हर एंट्रेंस की पहली पसंद तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हर एंट्रेंस को पसंद है, हर किसी को पसंद है वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपको पता होगा इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसका फॉर्मूला क्या होता था कि इंटेंसिटी ऑफ वेव में हम लोग देखते थे कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो चलिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ca स्क्वायर वेयर c इज समथिंग कांस्टेंट जो भी होगा। अब यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। दो वेव्स थे, ये पहला वेव है और नन्हे मुन्ने ये दूसरा वेव है। मान लीजिए इस वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और इंटेंसिटी I1 है। इस वेव का एम्पलीट्यूड A2 है और इंटेंसिटी I2 है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और मैं कहता हूं कि ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं, इन दोनों वेव्स के बीच में फेज फाई है। तो अगर मैं I1 को इंडिविजुअली पूछूं तो आपका जवाब होगा CA1 स्क्वायर, ओके, बिकॉज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मैं पूछता हूं आपको I2 कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा CA2 स्क्वायर। चलिए ये दोनों बातें आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली इस P पॉइंट पर आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आपका जवाब था कि A इक्वल टू अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ये आपने पहले से जाना था। तो जरा समझिएगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हट गया। अब आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करो नन्हे मुन्ने कि A1 स्क्वायर किसके बराबर लिखेंगे आप? I1 बाई C।
A2 स्क्वायर किसके बराबर लिखेंगे नन्हे मुन्ने? I2/C प्लस 2√I1 √I2/C cos phi, और A स्क्वायर को मैं लिखूंगा I/C। तो बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो P पॉइंट पे बना है उसका फॉर्मूला होगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos phi। मेरी बात आपको बहुत ही स्थिरता से सुनना होगा, छोटी छोटी बातों को समझना होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये दो वेव्स जब इंटरफेयर किए हैं, ये दो वेव्स जब इंटरफेयर किए हैं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट P का जो इंटेंसिटी पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं नन्हे मुन्ने, आप समझिए इस चीज को। कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण बात है जो कि इस चैप्टर में वही मिलेंगे आपको, इसके अलावा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन वो जरूर मिलेंगे और हर प्रॉब्लम में मिलेंगे लगभग। मान लीजिए दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम है, मान लीजिए दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम है। दो वेव्स जिसका इंटेंसिटी I1 और I2 का वैल्यू I0 है, मतलब दोनों वेव्स का लगभग इंटेंसिटी सेम है। मैंने बोला कि इंटेंसिटी सेम है, तो अगर दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम है और उस केस में पूछता हूं कि इस एग्जैक्टली इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होने वाला है, तो आपका जवाब क्या होगा समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज I0, दिस इज अगेन I0 प्लस 2√I0 गुना I0 cos phi। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो जनाब बताइए मुझे इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या लिखेंगे? 2I0 प्लस 2I0 cos phi, सुन रहे ना बात? 2I0 प्लस 2I0 cos phi, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि दिस इज 2I0 इंटू 1 प्लस cos phi। मुझे पता है इस क्लास में मेडिकल के बच्चे भी होंगे और जो जनरली मैथ्स को टच करना पसंद नहीं करते, तो मैं उस बच्चे के लिए स्पेशली एक फार्मूला बता देता हूं जो कि आप पढ़े थे कि 1 प्लस cos phi क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2I0 इंटू 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, और एग्जैक्टली P पॉइंट का जो इंटेंसिटी होने वाला है वो होने वाला है 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। दिस इज एग्जैक्टली P पॉइंट का इंटेंसिटी है ये। तो अब देखिए मेरे सामने में दो अलग अलग टाइप के फॉर्मूला सामने आए हैं और आपको समझना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, करो कि दो वेव्स है, पहला वेव्स और ये दूसरा वेव्स है, और मैं कहता हूं इस वेव का इंटेंसिटी I1, इस वेव का इंटेंसिटी I2, और मुझे एग्जैक्टली इस P पॉइंट पे बात करना था। तो मैंने कहा था कि इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर होगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos phi। और बच्चों मैंने आपसे एक बात और बताया था कि इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तो इस केस में ये जो फॉर्मूला था एग्जैक्टली इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, वो भी अभी सामने आया था 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम लगाएंगे कब, इसको यूज कब करेंगे और इसको यूज कब करेंगे।
तो सुनिए बच्चों, इसको यूज हम तब करेंगे जब दो वेव्स का इंटेंसिटी अलग अलग होने वाला है। और मैं इसको यूज कब करूंगा? जब दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम है। जब भी दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम है तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, अदरवाइज इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। अब जैसे देखिए हमारे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक वेव है और एक और वेव है। ये पहला वेव है और ये दूसरा वेव है। इस वेव का इंटेंसिटी मैंने बोला आपको I नॉट, और इस वेव का इंटेंसिटी बोला मैंने आपको 4I नॉट। ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली किसी पॉइंट P पे। अगर इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो, अगर इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो, अगर इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो, तो हमें पता करना था कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होने वाला है। P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होने वाला है। तो आइए जरा समझिए, हम पहला पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं P पॉइंट की इंटेंसिटी। तो बच्चों हम कहेंगे, हमारे पास फॉर्मूला तो पहले से पता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो I1 कितना है I नॉट, I2 कितना है 4I नॉट, प्लस 2 रूट I नॉट इंटू 4I नॉट इंटू कॉस 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है नन्हे मुन्ने? बोलिए, पक्का आ रहा है ना? तो अब आप बताएं मुझे, इसको बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये I नॉट, ये 4I नॉट, और जनाब ये भी 4I नॉट, बिकॉज कॉस 0 1 और ये 4 बाहर आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बच्चों इंटेंसिटी P पॉइंट पे जो निकलेगा वो 9I नॉट होगा। इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज 9I नॉट। तो बच्चों मैं कह रहा था, जरा समझिएगा कि पहला केस तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम दूसरे बात कर लेते हैं, दूसरे केस में। तो सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज I नॉट प्लस 4I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट इंटू 4I नॉट इंटू कॉस 90 डिग्री। और आप जानते हो कॉस 90 0 होता है, ये टर्म गया, ये टर्म खत्म हो गया। एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज नाउ 5I नॉट। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, आपको समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड केस में कि जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो तो क्या कहानी बनेगा। तो थर्ड केस में हम बात करेंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज I नॉट प्लस 4I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट इंटू 4I नॉट इंटू कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है? -1। कॉस पाई क्या होता है? -1। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 4 1 5, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और इसका पॉइंट, इसका वैल्यू आएगा I नॉट। मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज ओनली I नॉट। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में बच्चों आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे, मैं थोड़े से इरेज कर दूं इसको। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। नन्हे मुन्ने इंटरफेरेंस दो टाइप्स के होते हैं। इंटरफेरेंस दो टाइप्स के होते हैं। मैंने इंटरफेरेंस के दो टाइप्स बताने की कोशिश किया है आपको कि इंटरफेरेंस दो टाइप्स के थे। पहला नाम दिया मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
पहला नाम दिया मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा नाम दिया मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप इन दोनों को अच्छे से समझने का कोशिश करना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो चलिए बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। तो चलिए ध्यान समझिएगा। हम पहला केस लेते हैं कि अगर दो वेव्स, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से ही ओवरलैप करे, पहले वेव का क्रेस्ट से ओवरलैप करेगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। और बच्चों इस दौरान एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो दोनों इन फेज में आ जाएगा, और दोनों जब इन फेज में रहेगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तो इसका इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला था I = I1 + I2 + 2√I1I2 cos phi, मैं कहूंगा कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो इस इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब बच्चों आप ये कहोगे कि सर जी cos phi का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और cos phi का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, cos phi का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। और ये cos phi का वैल्यू +1 कब होगा बच्चों? जब फेज डिफरेंस ±2n⁻ हो। बहुत ही बारीकी से तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जब जब फेज डिफरेंस 2n⁻ हो, जब n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ... मैं पहले कंस्ट्रक्टिव अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव समझाऊंगा, इसलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो सुनिएगा, जब जब फेज डिफरेंस 2n⁻ हो जाए, जब n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ... जब जब दो वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस 0 हो, पुट n = 0, या 2π हो या 4π हो, तब हम कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है। एक और चीज समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको समझाया था कि फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो देखिए फेज डिफरेंस है ±2n⁻ is 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। 2π से 2π कैंसल आउट हो गया। तो हम कहेंगे जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस n⁻ होगा, बच्चों जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस n⁻ होगा, जहां n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, तब हम कहेंगे कि दो वेव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे। मतलब जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस या तो 0 हो या λ हो या 2λ हो ... तब हम कहेंगे कि इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आना चाहिए कि जब जब दो वेव्स के बीच में या तो फेज डिफरेंस
0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसे होते चले जाए, या दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, डॉट 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 डॉट, तो मैं कहूंगा कि दोनों के दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हैं। भाई आप क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बच्चों आप जरा समझने की कोशिश करें। तो मैंने यहां पर क्या कंडीशन दिया कि जब जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं अब कि इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया जाए तो क्या जवाब दोगे बच्चों? कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई का वैल्यू 1। तो यही इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। क्या बच्चों इसको नन्हे मुन्ने आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। बोलिए, आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? मुझे उम्मीद है यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको और जिक्र करना चाह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा एक बार। यार मैं सोच रहा था कि एक कंडीशन यहां पर और लाऊं, और वो कंडीशन कौन सा? जब दो वेव्स के इंटेंसिटी सेम होगा। यार मान लो इस वेव का इंटेंसिटी I0 है और इस वेव का भी इंटेंसिटी I0 है, तो उस केस में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था वो होता था 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। और हमें पहले से पता है कि इस इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कब होने वाला है बच्चों? सोच के देखिएगा, इस इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कब होने वाला है? जब इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तो उस केस में इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 4I0। एक बहुत ही अच्छा बात बताया मैंने कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 4I0, वेयर I0 इज द इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो ये बातें हम कब यूज करेंगे बच्चों? जब दो वेव्स का इंटेंसिटी लगभग सेम है। अब यहां पर आपको थोड़े से और समझने की जरूरत आ गया है। और क्या जरूरत आ गया भाई, जरा उसको भी समझा जाए कि अपने पास इंटेंसिटी के दो फॉर्मूला था। एग्जैक्टली अगर मैं इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ रहा था तो आपने कहा था मुझे कि सर जी 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। आज देखो ना, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर रहा हूं और इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि जब मुझे पता है कि 4I0 इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो क्यों ना इस 4I0 के बदले में I max लिख दूं मैं। I max cos स्क्वायर फाई बाई 2 एंड दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, रिलेटेड फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। अब यहां पर बात उठता है बच्चों, जरा समझने की कोशिश करिएगा कि भाई ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें यूज कब करना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें यूज कब करना है। तो ये फॉर्मूला तब यूज करिए आप जब हमें इंडिविजुअल इंटेंसिटी गिवन होगा। लिख देता हूं, व्हेन इंडिविजुअल इंटेंसिटी गिवन। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको? व्हेन मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी गिव करेगा तब तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, और जब मुझे इंडिविजुअल इंटेंसिटी गिवन होगा तो आप इसी फॉर्मूला को लेके चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अब मैं थोड़े से इसको और एक्सपेंड करता हूं। तो बच्चों मैं अब बात करूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की
इसका क्या मीनिंग है? डिस्ट्रक्टिव का मतलब बर्बाद कर देना। दो वेव्स अपने आप को एक दूसरे को बर्बाद करना चाह रहा है, मार देंगे, काट देंगे, मार देंगे, हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो भाई कहना यही चाह रहा था कि दो वेव्स हैं, अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से ओवरलैप करे तो यह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटनाएं देता है। इस केस में इंटेंसिटी, इस केस में एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब इस केस में इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है। अब जरा समझने की कोशिश करें आप लोग। मैं बात मिनिमम इंटेंसिटी का करने जा रहा हूं बच्चों। जैसे कि आप जानते हो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इस इंटेंसिटी का वैल्यू, इस इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब cos फाई का वैल्यू -1 होगा। बिकॉज जब जब ये cos फाई मिनिमम शो करेगा तब तब मिनिमम इंटेंसिटी डेवलप करेगा। और ये cos फाई का वैल्यू -1 कब होने जा रहा है? जब जब फेज डिफरेंस 2n-1 पाई हो, जब n का वैल्यू 1 2 3 4 हो। कुछ बच्चे यहां पर कमेंट करेंगे आप कि सर जी 2n + 1 पाई लिखो। बिल्कुल लिखूंगा, लेकिन वो उस केस में ये 0 से स्टार्ट होगा। सुन रहे हैं बातें? उस केस में ये 0 से स्टार्ट होगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब जब फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो, देखिए ना, मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, डॉट 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 डॉट, तब मिनिमम इंटेंसिटी को शो करेगा। तब इसकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो मैं इस वैल्यूज को उठा करके यहां पुट कर देता हूं। 2n-1 पाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से पाई कट जाएगा। तो बच्चों मैं क्या लिख पा रहा हूं यहां से कि जो मेरा पाथ डिफरेंस है उसका वैल्यू है ±2n-1 λ/2, जहां n का वैल्यू 1 2 3 4, जहां n का वैल्यू 1 2 3 4। तो जब जब पाथ डिफरेंस λ/2 हो, 3 λ/2 हो, तब हम कहेंगे कि यार इंटेंसिटी मिनिमम हो चुका है। तो जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, 7 λ/2 हो, बच्चों मैं तब कहूंगा कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो अपने आप को मिनिमम इंटेंसिटी शो करेगा। तो बात उठता है यार मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू होगा क्या? तो चलिए मैं इसका मिनिमम इंटेंसिटी निकालने जा रहा हूं। तो लिखूंगा I1 + I2 और cos फाई का वैल्यू -1, मतलब ये हो जाएगा -2 रूट I1 I2। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा सारे बच्चे। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मिनिमम इंटेंसिटी इज √I2, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी था पीछे और ये मिनिमम इंटेंसिटी है भाई। अगर दो वेव्स का इंटेंसिटी सेम है, अगर ये दो वेव्स का इंटेंसिटी सेम है
तो ये I1 और I2 तो बराबर हो गया और मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे आने जा रहे हैं, और वो बात क्या है कि मुझे पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो क्या जनाब आप इसको ऐसे बोलोगे कि I max बाय I min वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला? क्या जनाब इसको आप ऐसे बोल सकते हो बच्चों, नन्हे मुन्ने? अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 अपॉन अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत अच्छा लिंक हम बनाने जा रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करिए। मैं I max बाय I min को एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। कई बार हमें रेशियो के फॉर्म में गिवन होता है, दो वेव्स का इंटेंसिटी गिवन होता है और मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो पूछ लेता है। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इस अंडर रूट I2 से डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे। तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट में I1 बाय I2 प्लस 1 अंडर रूट में I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब जब हमें इंटेंसिटी का रेशियो गिवन होगा और मैक्सिमा और मिनिमा का इंटेंसिटी पूछा जाएगा, तो बड़ी आसानी से इस फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं। इस फार्मूला को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं जनाब। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बोलिए ना मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने। I max बाय I min, कई बार एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन होता है और मैक्सिमम मिनिमा का इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेगा। तो बड़ी आसानी से हम लोग ऐसे करेंगे अब इस केस में कि I max बाय I min इज A1 बाय A2 प्लस 1 A1 बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बड़ी आसानी से बच्चों आप कह दोगे कि अगर देखिए आप कुछ याद रहे ना रहे, आप लोगों को ये दोनों फार्मूला अगर याद रखोगे ना तो आपके एंट्रेंस के प्रॉब्लम बन जाएंगे। आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ प्रॉब्लम के दौर में हम लोग आएंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम के दौर में आएंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके वैरायटी के प्रॉब्लम करेंगे जो करंट ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन दिया कि टू बीम्स ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 interfere to given interference pattern if the ratio of maximum intensity to that of minimum intensity is 25/9, then I1 by I2 is। तो चलिए कोई इशू नहीं है बच्चों। हमें पहले से पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में I1 बाय I2 प्लस 1 अंडर रूट में I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक छोटा सा काम हम लोग कर लेते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि भाई लेट I1 बाय I2 इज x। हम I1 बाय I2 को x मान लेते हैं। I max और I min का जो रेशियो है वो दे रखा है 25/9। इट मीन्स दिस इज 25/9 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, और हम कहेंगे x प्लस 1 बाय x माइनस 1। x प्लस 1 बाय x माइनस 1 इज 5/3। और बच्चों आपने क्या बोला कि 5x माइनस 5 इज 5x माइनस 5 इज 3x प्लस 3।
now this is 2x is 8, 2x is 8 and x is 4. अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि हमने किसको x अमाउंट बोला है भाई, x किसको बोला है, I1 by I2 को. तो इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताइएगा. अंडर रूट में I1 by I2, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है I1 by I2, I1 by I2. अंडर रूट में I1 by I2 को हमने x बोला था बच्चों, हमने अंडर रूट में I1 by I2 को x बोला था. आप जैसे कि देख सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका वैल्यू x, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, I1 by I2 का वैल्यू क्या हो गया, 16. यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि यहां अंडर रूट में I1 by I2 का वैल्यू हमने x माना था. तो मैंने कहा कि अंडर रूट में जब I1 by I2 का वैल्यू हमने x बोला, तो I1 by I2 का वैल्यू 16 हो जाएगा, बिकॉज x का वैल्यू 4 आ गया. तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, एंड द डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए. चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आए बच्चों. तो ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया हमें दो वेव्स का इंटेंसिटी गिवन है. ये क्वेश्चन नीट के 2016 में आया हुआ था. दो वेव्स का इंटेंसिटी गिवन है, I1 by I2 का रेशियो गिवन है n. वी हैव गिवन द क्वेश्चन I1 by I2 इज n. तो बच्चों आप बताओ मुझे I1 बराबर आप क्या लिखने जा रहे हो, NI2. और हमसे क्या पूछ रहा था, Imax माइनस Imin डिवाइडेड बाय Imax प्लस Imin. डोंट वरी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर. और नन्हे मुन्ने हमने ये सोचा कि इसको सॉल्व कर दिया जाए. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2. बस सॉल्व कर दीजिए और डाटा निकालिए. तो हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों देख सकते हो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और यहां सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया. तो ऊपर तो हो गया 4 अंडर रूट में I1 I2, और नीचे हो गया ट्वाइस में I1 प्लस I2. नन्हे मुन्ने क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? बिल्कुल. तो 2 दूनी 4 हो गया, तो मैं लिख दिया 2 रूट I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, और मैंने इसको लिखा 2, I1 का वैल्यू क्या है, NI2, NI2 गुना I2 डिवाइडेड बाय NI2 प्लस I2. तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 2I2 रूट n, 2I2 बाहर निकल जाएगा, रूट n डिवाइडेड बाय I2 इंटू 1 प्लस n. I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, एंड द फाइनल वैल्यू इज Imax माइनस Imin डिवाइडेड बाय Imax प्लस Imin is equal to 2 root n by 1 plus n, and that's the correct answer. 2 root n by 1 plus n.
द बी पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। सीबीएसई पीएमटी के 2015 में एक क्वेश्चन आया था जो अब नीट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 में कि टू स्लिट्स इन वाईडीएससी। अब देखिए यहाँ पर वाईडीएससी का नाम ले लिया था, आगे मिलेगा आपको वाईडीएससी चैप्टर टॉपिक मिलेगा। तो उसमें मुझे कह रहा है कि हैविंग विड्थ रेशियो, स्लिट का विड्थ रेशियो। तो याद रखिएगा इस छोटा सा पॉइंट को कि विड्थ जो होते हैं वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कह रहा है विड्थ का जो रेशियो है ना, विड्थ का जो रेशियो है ना 1:25 है। मतलब W1/W2 इज I1/I2 इज 1:25। मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि इसके जो विड्थ रेशियो है वो 1:25 है। तो बच्चों हमें पूछा गया था I max/I mean, I max/I mean। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्या बोलेंगे। I max/I mean का फॉर्मूला होता है I max/I mean का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में I1/I2 +1 अंडर रूट में I1/I2 -1 का स्क्वायर। और आप क्या बोलोगे कि सर जी ये तो आ गया 1/5 +1 1/5। देखिए अंदर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, +1 1/5 -1 का स्क्वायर। और जनाब आप क्या बोलोगे, आप बता दो मुझे। 5 1 6/5 और क्या लिखेंगे आप इसको 5 और 1 4 -4/5 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 2 3 6। दिस इज 9/4। द करेक्ट आंसर इज 9/4 बिकॉज अंडर स्क्वायरिंग में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज 9:4। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। थोड़े से पुराना क्वेश्चन है जे एडवांस का, ये मेरे ख्याल से 90 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, एक सब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 प्लेट है, अ नैरो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I। इसका इंटेंसिटी I है बच्चों, इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट A एज शोन इन द फिगर। अनदर आइडेंटिकल ग्लास प्लेट B केप्ट पैरेलल टू ईच प्लेट, केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ईच प्लेट रिफ्लेक्ट 25% ऑफ लाइट। हर प्लेट 25% रिफ्लेक्ट कर देता है और 75% ट्रांसमिट कर देता है। याद रखिएगा इस बात को। और कह रहा है क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय 1 and 2। और ये दोनों ने मिलकर के इंटरफेरेंस की घटनाएं किया है। ये वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें बोला गया था कि ये दोनों ने मिलकर इंटरफेरेंस का घटना दिखाया है। तो मुझे पहला क्वेश्चन में पूछा गया इंटेंसिटी ऑफ बीम 2 क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। फिर पूछा गया कि इन दोनों इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। फिर हमसे पूछा गया है I max/I mean क्या होगा। डोंट वरी, हम कैसे करेंगे इसको समझने के लिए थोड़े से और अच्छे से समझेंगे। देखिए I इंटेंसिटी आया 25% ये रिफ्लेक्ट कर देगा, 25% ये रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब ये I/4 हो गया बच्चों। मान लीजिए I1 का वैल्यू I/4 हो गया, I1 का वैल्यू I/4 हो गया। तो मैंने कहा 25% तो रिफ्लेक्ट कर देगा लेकिन 75% ट्रांसमिट करेगा। मतलब ये I/4 है तो बच्चों ये क्या होगा 3I/4 और तभी तो ये मिलके I बनाएगा। अब देखिए जब ये इस सरफेस पे गया था, तो इसने 25% फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो जब 25% रिफ्लेक्ट करेगा तो बच्चों ये क्या हो गया 3I/16। 3I/16, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 3I/16 और जो बाकी है रिमेनिंग इधर भेज देगा। अब आप एक बार फिर से समझिएगा कि ये 3I/16 जब ये यहां जाएगा
तो फिर से 25% रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब 3i/64, 3i/64, याद रखिएगा 3i/64 इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो जो बाकी रिमेनिंग है वो ट्रांसमिट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो वो कितना होगा बच्चों? तो आप कह सकते हो, कैसे निकालोगे? 3i/16 आ रहा था, इसमें से 3i/64 चला गया, तो जो होगा वही वैल्यूज को होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा? 9i/64, 9i/64। तो अब चलिए बात कर लेते हैं, यही I2 का वैल्यू है बच्चों, ये सेकेंड इंटेंसिटी का यही वैल्यू है। इसका मतलब इसका आंसर दे रखा है मुझे क्वेश्चन में अब 9i/64, मतलब ये हो गया 9i/64। पहला पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो गया। हमसे पूछा गया था कि I1/I2 का रेशियो तो बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे? I1/I2 का रेशियो पूछ रहा था बच्चों, तो I1 का वैल्यू है I/4 और I2 का वैल्यू है 9i/64। तो जरा बता दीजिए आप मुझे, I से I चला जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16/9। 16/9 इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। बट हमसे क्या पूछा गया था कि मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो बताइए, तो क्या करेंगे? I1/I2 +1, I1/I2 -1 का होल स्क्वायर। और जनाब आप क्या बोलोगे? 16/9 मतलब ये 4/3 +1, 4/3 -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7/4 3 1, एंड द करेक्ट आंसर इज 49:1। I max/I min इज 49:1। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इससे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।